हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ एडिटोरियल। पहले हम क्या करेंगे, हर बार की तरह सबसे पहले जो वर्ड्स आज के एडिटोरियल में आए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उनकी मीनिंग्स, उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देख लेते हैं। फिर हम लोग बढ़ेंगे एडिटोरियल पे, देखेंगे पैसेज किस पे है, ऑथर क्या हमसे कन्वे करना चाह रहे हैं और टोन क्या उन्होंने यूज़ की है। ठीक है, तो चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे वर्ड्स पे आते हैं। तो जो पहला वर्ड है वो डेकलेस है। इट्स एन एडजेक्टिव। डेकलेस क्या होता है? ऐसे किसी एक्शन को कह सकते हैं डेकलेस जो किया गया है इस माइंडसेट से कि जो कर रहा है वो ये नहीं सोच रहा कि उसके एक्शन का क्या परिणाम होगा। वो या केयर जो जिससे शोइंग अ लैक ऑफ केयर अबाउट डेंजर एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शन, तो वही चीज़ है कि वो नहीं सोच रहा है कि उसके एक्शन का क्या परिणाम होगा, क्या कुछ डेंजरस भी हो सकता है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए भी काफ़ी सीवियर हो सकते हैं। उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है। तो वो क्या है? वो रेकलेस है। इन अ वे वी कैन से कि केयरलेस एक्शन। ठीक है, हीडलेस भी कहते हैं। हीडलेस भी केयरलेस ही होता है। हीड करना मतलब कि किसी चीज पे अटेंशन देना, उसको उसकी केयर करना उस चीज को लेके। अगर हीडलेस है मतलब कि केयर है ही नहीं, रैश, जल्दीबाजी में किया हुआ। जब हम जल्दी में एक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, हम उतना नहीं सोचते कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, क्या रिपरकशंस होगा, कुछ डेंजरस चीज भी हो सकता है, हमारे लिए खतरा भी हो सकता है, तो हम नहीं करते, हम बस कर देते हैं। तो रेकलेस इसका मतलब वही है, शोइंग अ लैक ऑफ करेज अबाउट डेंजर एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन। इसको हीडलेस भी कहेंगे, रैश भी कहेंगे। एंटोनिम क्या होगा? कॉशियस, यानी कॉशन से रिलेटेड है। कॉशियस मतलब जो कि केयरफुल है अपने एक्शंस को लेके। ठीक है, वो बहुत ही प्लान करके कर रहा है कि नहीं, मुझे बहुत ही सब कुछ को सोच के, केयरफुल हो के, रिस्क को कम करके मुझे एक्शन लेना है। प्रूडेंट, वाइज, वाइज पर्सन कैसा होता है? इस तरह का तो नहीं होता है रेकलेस। वो सोच समझ के काम करता है जिससे जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो वो बैड ना हो। तो कॉशियस एंड प्रूडेंट इसके एंटोनिम है। सेकंड क्या है? अनप्रोवोक्ड। ये भी एक एडजेक्टिव है। अनप्रोवोक्ड जिसको प्रोवोक नहीं किया गया है। प्रोवोक करते हैं तो कुछ कॉज होता है। ठीक है, अनप्रोवोक्ड जो बिना कॉज के ही हो रहा है, नॉट कॉज्ड बाय एनीथिंग, अपने आप हो गया। जो मोटिवलेस है, उसका कोई मोटिव ही नहीं है। जो ग्रेचुइटस है, यानी कि मतलब बिना सोचे समझे किया हुआ, मतलब कुछ किसी ने कुछ प्रॉम्प्ट नहीं किया, किसी ने कुछ प्रोवोक नहीं किया, कुछ बोला नहीं, अपने आप ही एक्शन होने लग गया या एक्शन किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं मोटिवलेस एंड ग्रेचुइटस। एंटोनिम क्या है? प्रोवोक्ड एंड जस्टिफाइड। प्रोवोक्ड मतलब किसी ने आपको कुछ बोला तो आपने एक्शन लिया, सामने से कुछ एक्शन हुआ तो आपने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, जस्टिफाइड है क्योंकि आप किसी चीज पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपका आपका एक्शन वहां पे जस्टिफाइड हो जाता है। ठीक है, चलो। थर्ड क्या है? एग्रेशन। ये एक नाउन है। अग्रेशन क्या होता है? एक वायलेंट अटैक और थ्रेट बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन और बाय वन कंट्री अगेंस्ट अनदर कंट्री। अब देखो, अग्रेशन का अगर जनरल मीनिंग ले ले तो उसका मतलब होता है होस्टिलिटी, अनफ्रेंडली फीलिंग्स या बिहेवियर किसी की तरफ। ठीक है, बट एक कंटेक्स्ट आता है कंट्रीज को लेके भी, जहां पे एक कंट्री दूसरे कंट्री या फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन पे वायलेंट अटैक करता है, तो उसको भी हम कहते हैं एग्रेशन, जिसको हम असॉल्ट और ऑनस्लॉट भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? पीस, शांति है, क्योंकि अटैक नहीं होगा तो अटैक्स होता है, उसका क्या होता है ऑपोजिट, अटैक नहीं हो रहा है, पीस है। या फिर डिफेंस, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, अटैक किया जा रहा है, तो इसका ये जो ऑपोजिट होगा वो होगा डिफेंस। ठीक है, यानी कि बचाना। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है ग्रेवेस्ट। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन से फॉर्म में है? तो ये सुपरलेटिव फॉर्म में, ईएसटी लगा हुआ है। सुपरलेटिव फॉर्म में इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही सीरियसली बैड है, सीवियर है, उसको कहते हैं हम ग्रेवेस्ट। इसको डायरेस्ट भी कहते हैं। अगेन ये डायर का सुपरलेटिव है और ये ग्रिमेस्ट है, ये ग्रिम का सुपरलेटिव है। ठीक है, तो डायर, ग्रिम, ग्रेव दोनों का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत हद तक खराब है, सीरियसली बैड है। बैड है बट किस सेंस में बैड है? तो सीवियर वे में बैड है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खराब है, जो कि कॉज है कंसर्न का। ठीक है, उस पर अर्जेंट एक्शन लेने की नीड है। सेफेस्ट और लीस्ट इसके एंटोनिम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई चीज बैड है ही नहीं, वो सेफ है। लीस्ट मतलब कि उसका जो इंटेंसिटी है, जो इफेक्ट है, वो बहुत कम है। नाउ फिफ्थ इज अनप्रेसिडेंटेड। ये भी एक एडजेक्टिव है। अनप्रेसिडेंटेड हम उसको कहते हैं जो चीज पहली बार हो रही है, ना उसकी जैसी कोई चीज पहले हुई है, ना पहले देखी गई है, ना सुनी गई है। तो नेवर डन और नोन बिफोर, जिसको नॉवेल भी कहते हैं, न्यू भी कहते हैं। नॉवेल एक तो हो गया उपन्यास, जो आपको पता होगा, बुक जो होती है जिसमें स्टोरी होती है, फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया।
एक नॉवेल एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है जिसका मतलब होता है नया, ठीक है, न्यू। एंटोनिम क्या होंगे? कॉमन, यूजुअल। कॉमन क्या होता है? जो हर हर दिन जो दिख रहा है, हर बार जो दिख रहा है, जो यूजुअल है, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्पर्स्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डिस्पर्स करने का मतलब बड़े से एरिया में फैला देना, स्कैटर कर देना, बांट देना इधर उधर जाके। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड एरिया, ठीक है। स्कैटर्ड, स्प्रेड। सिनोनिम से एंटोनिम क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड, कन्फाइंड। कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है? एक ही जगह पे है, बड़े जगह पे नहीं है, एक ही जगह पे वो पाया जाता है कोई चीज। ये कन्फाइंड है, लिमिटेड है उस जगह पे, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम है। नाउ 7 इज डेटरेंस। डेटरेंस नाउन है। डेटरेंस क्या होता है? डेटर वर्ड से आया। डेटर क्या है? वर्ब है। डेटर का मतलब क्या होता है? किसी को किसी काम को करने से रोकना। कैसे रोकते हो आप? या तो उसको डरा के, कि ये आप उसको एहसास दिलाते हो कि जो तुम काम करने वाले उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, तो डर जाता हो, काम नहीं करता है, ठीक है। फोर्सफुली आप कराते हो, तो उसको कहते हैं डेटर। उसी से बना है ये नाउन डेटरेंस। मतलब ऐसी कोई चीज जो सामने वाले को एक्शन लेने से रोके, डर क्रिएट करके, कंसर्न क्रिएट करके, फोर्स उस पर डाल के, जिस भी वे में। द फैक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लेस लाइकली टू डू समथिंग, मतलब कि वो लेस लाइकली हो जाए, मतलब वो करना ना चाहे उसको, ठीक है। जिसको डिस्करेजमेंट में मिल कहते हैं। इनकरेजमेंट का क्या मतलब होता है? कि उसको काम करने के लिए उत्साहित करना। डिस्करेजमेंट, उसको उत्साहित ना करना, उसको रोकना उस काम करने से। डिसइंसेंटिव, इंसेंटिव क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो किसी को उत्साहित करती है कि वो काम कर दे, तो इंसेंटिव है, वो मुझे मिल जाएगा। डिसइंसेंटिव ठीक उसका उल्टा काम करती है, मतलब वो उसे उस काम को करने से रोकती है। नाउ परसुएशन, एनकरेजमेंट, इसके एंटोनिम में परसुएशन बना है परसुएड वर्ब से। परसुएड करने का मतलब भी होता है किसी को इनकरेज करना कोई काम करने से, तो परसुएशन बन गया, उस एक्शन को कहते हैं। नाउ इनकरेजमेंट तो पता ही है आपको, किसी मोटिवेशन को कहते हैं, जिससे कोई दूसरा पर्सन सामने वाले पर्सन को इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि वो जाके वो काम कर दे। 8 इज एंड गेम, ठीक है। एक नाउन है। एंड गेम क्या होता है? तो फाइनल स्टेज होता है किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस या कॉन्टेस्ट का, लोगों के बीच होता है, जो फाइनल स्टेप होता है उसको एंड गेम कहते हैं, जिसको हम कंक्लूजन और एंड भी कहते हैं। एंड क्या होगा? बिगिनिंग, शुरुआत। डॉन भी शुरुआत होती है। डॉन, DAWN का मतलब होता है बिगिनिंग, ठीक है। 9 इज डिसमेंटल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिसमेंटल करना मतलब कि गेट रिड ऑफ, मतलब खत्म कर देना, उसको रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना कंप्लीटली। टू गेट रिड ऑफ किसका? सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि थोड़ा टाइम लगता है, ग्रेजुअली करते हो आप, बट धीरे धीरे करके आप उसको पूरी तरह से खत्म ही कर देते हो। सो डिमोलिश, डेसिमेट, इसके सिनोनिम से। एंटोनिम करना मतलब कि एस्टैब्लिश करना, मतलब क्रिएट करना उसको। इंस्टीट्यूट करना मतलब क्रिएट करना उसको, ठीक है। दोनों का मतलब है क्रिएट करना। 10th इज डेडलॉक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऐसे बाकी के वर्ड्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट हैं। डेडलॉक क्या है? काफ़ी बड़ा आर्टिकल में देखने को मिलता है, इसके अलग अलग वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। डेडलॉक एक नाउन है। एक ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे और प्रोग्रेस नहीं हो सकता, मतलब सिचुएशन या कुछ चीज़ चल रही थी, वो जाके एक ही बात पे अटक गई है। दोनों पार्टीज जो सिचुएशन में है, एक किसी चीज को लेके अटक गए हैं, ना वो उसकी बात मान रहा है ना वो उसकी बात मान रहा है, तो उससे आगे कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं पा रहा है, सिचुएशन आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, तो उसको कहते हैं डेडलॉक, अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, जिसको इम्पासी और स्टेलमेट भी कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? एडवांस, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना, डेवलप होना, आगे बढ़ना। 11 इज रिटेलिएट्स, ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो ये वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, जो हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, SES वाला फॉर्म। तो रिटेलिएट करने का मतलब क्या है? किसी ने आपके साथ खराब किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, बदले में आपने भी उसके साथ बुरा कर दिया, तो आपने क्या किया? आपने रिटेलिएट किया, आपने रिवेंज ले लिया, अवेंज किया, काउंटर अटैक किया, सामने से अटैक आया, आपने काउंटर अटैक किया, ओके। नाउ एंटोनिम फॉरगिव, पार्डन्स, माफ कर दिया। आप सामने वाले ने आपको हर्ट किया, आपने रिटेलिएट नहीं किया, आपने क्या किया? आपने फॉरगिव कर दिया उसको। 12 इज प्रोएक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। प्रोएक्टिव किस पर्सन को कहते हैं? जो एडवांस में एक्शन ले लेता है, वो वेट नहीं करता किसी चीज को होने का, वो एडवांस में उस चीज के बारे में सोच लेता है और वैसे ही अकॉर्डिंग प्लानिंग करके एक्शन ले लेता है। तो कंट्रोलिंग अ सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रादर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड रिएक्टिंग टू देम, मतलब क्या कर रहा है वो? कि वो सिचुएशन को एडवांस में ही सोच के एक्शन ले ले रहा है और कंट्रोल कर दे रहा है सिचुएशन को। इसका वेट नहीं कर रहा है कि सिचुएशन हो जाएगी तो तब हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे।
ठीक है। प्रीएम्प्टिव भी कहते हैं, एंटिसिपेटरी भी कहते हैं। प्रीएम्प्टिव भी वही होता है जो एडवांस में एक्शन लिया जाता है, एंटिसिपेटरी जो एडवांस में लिया जाता है एक्शन। एंटोनिम क्या है? रिएक्टिव, रिस्पॉन्सिव। रिएक्टिव क्यों? रिएक्ट आप कब करते हो? जब सामने कुछ हो जाता है तो आप रिएक्ट करते हो। रिस्पॉन्ड कब करते हो आप? जब सामने से कुछ आता है। तो यहाँ पे क्या है कि होने के बाद आप कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो इसीलिए रिएक्टिव रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे क्या क्या हुआ नहीं है, बट आपने पहले से ही समझ लिया कि ऐसी चीज हो सकती है, तो मैं पहले क्यों ना उसको कंट्रोल कर दूं, तो आपने वैसा कुछ एक्शन ले लिया। ठीक है। एक मिनट, चलो ठीक है। एक फ्रेजल वर्ब है प्लंज्ड इनटू। प्लंज्ड इनटू मतलब क्या होता है कि किसी को कहीं पे ढकेल दिया। कहाँ ढकेल दिया? किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में ढकेल दिया, डाल दिया। तो मेड समबडी और समथिंग एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट। ठीक है। टेक द लीड, दे पढ़ के समझ में आ रहा है। लीड लेना, लीड लेना मतलब क्या? लीडर बन जाना, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आना, आगे बढ़ना किसी काम को लेके। तो टू बी द प्राइमरी पर्सन वर्किंग ऑन समथिंग। प्राइमरी पर्सन कौन होता है? सबसे आगे होता है। ठीक है। टू असर्ट वनसेल्फ एज द लीडर, खुद को लीडर बना लेना किसी चीज में, तो कहता है टेक द लीड, उसने लीड ले ली है। तो ये थी आपकी वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे। आर्टिकल का टाइटल क्या है? एस्केलेशन स्पाइरल। ठीक है। एस्केलेशन स्पाइरल क्या हो रहा है? कोई चीज बढ़ती जा रही है और स्पाइरल बन गया, मतलब बढ़ती जा रही है बढ़ती कम हो ही नहीं रही है। ऑन द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, किस पे है आज का आर्टिकल? तो इसराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पे है। ग्लोबल पावर्स मस्ट परसुएट इसराइल। ग्लोबल पावर्स को क्या करना है? इसराइल को परसुएट करना है, उसको मनाना है, उसको इनकरेज करना है टू एंड इट्स रेकलेस वॉर। क्या करने के लिए? जो वो उसने रेकलेस वॉर कर रखा है, जो केयरलेस वे में वो वॉर कर रहा है, उसको वो रोकना है उनको। ठीक है। चलो देखते हैं। इसराइल अनप्रोवोक्ड अग्रेशन। इसराइल का अग्रेशन कैसा है? मतलब इसराइल का अग्रेशन किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट। कैसा है? अनप्रोवोक्ड है। अग्रेशन हमने पढ़ा भी क्या होता है? जो अटैक करता है एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर। तो इसराइल क्या कर रहा है? ईरान पे अटैक कर रहा है। कैसे? अनप्रोवोक्ड है, मतलब ईरान कुछ नहीं कर रहा है, बट इसराइल अपने से ही अटैक कर दे रहा है उस पर। हैज नॉट ओनली प्लंज्ड वेस्ट एशिया। तो ये जो अटैक कर रहा है, ये जो इसराइल ईरान पे, इसने एशिया को किस में डाल दिया है? इनटू इट्स ग्रेवेस्ट रीजनल क्राइसिस सिंस द 1973 अरब इजरायली वॉर। तो इसने क्या किया है? हैज नॉट लिखा है तो सिर्फ इसने यही नहीं किया है। क्या? सिर्फ उसने वेस्ट एशिया को सबसे अपने अभी तक के सबसे मोस्ट सीरियस क्राइसिस, रीजनल क्राइसिस में ही नहीं डाला है। कब से? सिंस द 1970 अरब इजरायली वॉर। अब थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। ठीक है। इतना पता है हमें कि इसराइल अनप्रोवोक्ड अटैक कर रहा है ईरान पे। उस अटैक से क्या हो रहा है? पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया है वो किस में चला गया है? ग्रेवेस्ट रीजनल क्राइसिस में। कब से? मतलब ऐसा क्राइसिस 1973 अरब इजरायली वॉर से पहले नहीं देखा गया था। हम्म। और वो उतना ही, मतलब उससे भी ज्यादा ग्रेवेस्ट वॉर ये जो क्राइसिस है यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। तो सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बट ऑल्सो पुश द जूइश नेशन इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी कैलामिटी। लेकिन सिर्फ वेस्ट एशिया को ही नहीं डाला है क्राइसिस में, जो जूइश नेशन है इसराइल, उसको भी एक अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी कैलामिटी में डाल दिया है। मतलब ऐसा कैलामिटी, सिक्योरिटी को लेकर खतरा वहां पे बन गया जो पहले कभी देखा नहीं गया था। इफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन Netanyahu expected the June 13 attack on Iran, hitting its nuclear facilities and assassinating its top generals and nuclear scientists to cripple Tehran, like how Israel destroyed the Egyptian Air Force on June 5, 1967 during the Six Day War, he appears to have made a mistake. अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने ये एक्सपेक्ट किया था, जो जून 13 को अटैक किया इसराइल ने, ठीक है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, तो उन्होंने अटैक किया और क्या एक्सपेक्ट करके, और अटैक कहाँ पे किया? ईरान पे किया। किस पे अटैक किया? तो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां पे अटैक किया, और जो टॉप जनरल्स थे वहां के ईरान के, उनको असैसिनेट कर दिया, उनको मार दिया, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार दिया। तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये करके वो तेहरान, ठीक है, यानी ईरान को क्रिपल कर देंगे, कमजोर कर देंगे, लाइक हाउ इसराइल डिस्ट्रॉयड द इजिप्शियन एयरफोर्स ऑन जून 5, 1967 ड्यूरिंग द सिक्स डे वॉर। ठीक उसी तरह क्रिपल कर देंगे जैसा उन्होंने पहले किया था, जब उन्होंने इजिप्शियन एयरफोर्स
को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कब? जब 6 डे वॉर चल रहा था जून 5 1967 में। तो अगर ये सोचा था उन्होंने कि जैसे उस टाइम हमने इजिप्शियन एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था जून 5 1967 में 6 डे वॉर के ड्यूरिंग, उसी तरह से अगर इन ये बेंजामिन नेतन्याहू ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ईरान पे जो उन्होंने अटैक किया है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हिट किया है और टॉप जनरल्स एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट कर दिया है, उससे तेहरान क्रिपल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो ही अपीयर्स टू हैव मेड अ मिस्टेक। तो ये उनकी गलती है, ये एक्सपेक्ट करके अटैक करना, ये अटैक उनकी गलती है। ईरान इन अ स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स रेन्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑन इजरायली सिटीज। क्यों गलती की इसने? क्योंकि इसराइल ने भी वापस से रिटेलिएट किया और एक स्विफ्ट, बहुत तेजी से और फोर्सफुल, बहुत फोर्स से रिस्पॉन्ड किया और बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश कर दी इजरायली सिटीज पे। ठीक है। Until मंडे मॉर्निंग तक इट हैड फायर्ड ओवर 370 मिसाइल्स। मतलब ईरान ने अभी मंडे मॉर्निंग तक 370 मिसाइल्स फायर कर चुका है। हिटिंग एंड ऑयल रिफाइनरी, हायता एक ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। अ टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रोहोवत नियर तेल अवीव, एक बहुत टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है रोहोवत में जो तेल अवीव के पास है, वहाँ पे अटैक किया है। और रेजिडेंशियल एरियाज पे भी अटैक किया है। एटलीस्ट 24 इजरायलीज हैव बीन किल्ड। ठीक है, 24 इजरायलीज के मारे जाने की खबर है। 24, एटलीस्ट का आगे मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड ओवर 500 वुंडेड, और 500 से ऊपर चोटिल हो गए हैं, उनको चोट लगी है। वाइल इसराइल हैज एस्टैब्लिश्ड एयर सुप्रीमेसी इन ईरान, इसराइल ने इस्टेब्लिश कर दिया है कि उसकी जो जो एयर में जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है वो ईरान से ज़्यादा है। इट हैज़ नॉट मैनेज टू डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन फिर भी ये करके भी उसने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको डिस्ट्रॉय वो नहीं कर पाया है, उसको ख़त्म नहीं कर पाया है। विच इज डिस्पर्स्ड एंड बरीड अक्रॉस द कंट्री। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पे बरीड है उसके न्यूक्लियर। इसराइल कीप्स टारगेटिंग ईरान मिलिट्री, इसराइल ईरान की मिलिट्री को टारगेट करता ही जाता है। एंड इंटेलिजेंस लीडरशिप, और इंटेलिजेंस जो लीडरशिप है, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, उनको विद द एम ऑफ वीकनिंग द गवर्नमेंट। और एम क्या सोच के ये कर रहा है इसराइल ऐसे? क्योंकि उसको करना है वीकन, ठीक है, गवर्नमेंट को वीकन करना है कि वो ईरान की गवर्नमेंट वीक हो जाए। ऑन संडे मिस्टर नेथान्याहू सेड regime change in Iran could be one of the outcome of Israel attack। संडे को मिस्टर नेथान्याहू ने क्या कहा कि जो रिजीम चेंज अगर ईरान में होता है, अगर गवर्नमेंट वीक हो जाती है और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो ये जो चेंज आएगा ये इसराइल का जो अटैक कर रहा है ईरान पे, ये एक आउटकम होगा, एक रिजल्ट होगा। बट एवरी टाइम इसराइल हिट्स ईरान, हर बार जब इसराइल ईरान को हिट करता है तो ईरान फायर डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स बैक। तो तेहरान भी यानी ईरान भी वापस में उतने ही मिसाइल्स फायर कर देता है। वाइल इसराइल इज ट्राइंग टू टेक एस्केलेशन डोमिनेंस। अब इसराइल क्या कर रहा है यहाँ पे? एस्केलेशन डोमिनेंस कर रहा है, मतलब कि सोच रहा है कि जब वो अटैक करेगा तो यहाँ पे वो डोमिनेट करे, कि ज़्यादा अटैक वो करे। ईरान इज ट्राइंग टू स्टैब्लिश डेटरेंस थ्रू ऑफेंस। अब ईरान क्या कर रहा है? वो भी डेटरेंस, ठीक है, ऑफेंस के थ्रू रोकने की कोशिश कर रहा है। ऑफेंस के थ्रू, क्योंकि ईरान डिफेंड नहीं कर रहा है, ईरान भी वापस में अटैक कर रहा है। तो वो क्या सोच के ईरान अटैक कर रहा है कि सामने वाला जो है इसराइल वो डेटर हो जाए, वो और अटैक ना करे। द रिजल्ट इज एन एस्केलेशन स्पाइरल। अब इससे क्या हो गया? एस्केलेशन स्पाइरल बन गया। ठीक है, चीज़ें गोल गोल घूम रही है। ईरान इसराइल अटैक कर रहा है तो ईरान भी वापस अटैक कर रहा है, फिर इसराइल अटैक कर रहा है, फिर ईरान भी वापस अटैक कर रहा है। तो इसकी चीज़ें एस्केलेट ही होते जा रही हैं। Mr. Netanyahu should have carefully considered the consequences and avoided launching this reckless illegal war। मिस्टर नेथानियाहू को बहुत सोचना चाहिए था, केयरफुली इस पे सोचना चाहिए था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और उनको ये जो रेकलेस इलीगल वॉर उन्होंने कर रखा है उन उसको नहीं करना चाहिए था। The Israeli attack came just days before the United States and Iran were to hold the sixth round of nuclear talks। और ये कब हुआ है? इसराइल ने अटैक कब किया है? कुछ दिन पहले, मतलब अभी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच 6th राउंड होने वाला था न्यूक्लियर टॉक्स को लेके, उसके कुछ दिन पहले ही इसराइल ने ये अटैक ईरान पे कर दिया। द वॉर हैज प्रैक्टिकली किल्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू द न्यूक्लियर क्राइसिस। और इस अटैक से क्या हुआ कि एक पॉसिबिलिटी थी कि मे भी बातचीत करके इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है, वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। दिस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन अबाउट इसराइल्स एंड गेम। अब इससे क्वेश्चन उठता है कि इसराइल क्या चाहता है फाइनली, लास्ट में उसका फाइनल स्टेज में वो चाहता क्या है। इफ इसराइल इज नॉट एबल टू कंप्लीटली डिसमेंटल ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, it may, as Mr. Netanyahu has suggested, push for a state collapse or region change in Tehran। अब इसराइल क्या कह रहा है कि अगर वो
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम्प्लीटली डिसमेंटल नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि स्टेट कोलैप्स हो जाए, मतलब गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए और गवर्नमेंट ईरान की चेंज हो जाए। नोबडी नोज व्हाट कम्स नेक्स्ट, पर अभी कोई जानता नहीं कि आगे क्या होगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट ही इज स्टिल ओपन टू अ डील विद ईरान। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि वो अभी भी वो है विलिंग है कि वो ईरान के साथ एक डील कर लेंगे। बट मिस्टर ट्रंप वांट्स टेहरान टू कंप्लीटली अबैंडन इट्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम। बट मिस्टर ट्रंप क्या चाहते हैं कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको कंप्लीटली अबैंडन कर दे, विच ईरानियन लीडर्स आर नॉट रेडी टू डू, नॉट येट। लेकिन ईरान के जो लीडर्स हैं ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि हम अबैंडन करें, अभी तक तो नहीं चाहते हैं। दिस डेडलॉक, अभी डेडलॉक बन गया है। मिस्टर ट्रंप चाहते हैं कि वो अबैंडन करें, बट ईरान के लीडर्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो नहीं अबैंडन करें। तो क्या हुआ, सिचुएशन आगे बढ़ नहीं पा रही है, डेडलॉक हो रहा है, बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। ओनली मेक्स द कॉन्फ्लिक्ट मोर डेंजरस, और इससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट और डेंजरस होते जा रहा है। इफ द वॉर ड्रैग्स ऑन, अगर युद्ध ऐसा ही चलता रहा आगे, द रिस्क ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इंक्रीजेस, तो रिस्क बढ़ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि यूएस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। एंड इफ ईरान रिटेलिएट्स बाय बॉम्बिंग अमेरिकन बेसेस इन द पर्सियन गल्फ, और फिर अगर ईरान रिटेलिएट करता है अमेरिकन बेस पे बॉम्ब करके, शटिंग डाउन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और टारगेटिंग टैंकर्स इन द गल्फ ऑफ ओमान, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो रूट है उसको शट डाउन कर देता है या फिर गल्फ ऑफ ओमान में टैंकर्स को टारगेट करता है, इट को ट्रिगर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी। इससे क्या हो जाएगा, एक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी हो जाएगा, सिक्योरिटी भी रिस्क पे आ जाएगी और इकोनॉमी भी रिस्क पे आ जाएगा। दिस इज अनदर रीजन वाई अ सीज फायर बिटवीन ईरान एंड इजराइल इज अर्जेंटली नीडेड। इसीलिए यही एक रीज़न ये भी है कि अर्जेंटली जल्दी से जल्दी इसराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो, जो वो फायर कर रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पे, वो बंद हो। ग्लोबल पावर्स पार्टिकुलरली द यूएस, ठीक है, इसराइल्स चीफ पैट्रन, जो ग्लोबल पावर्स है, ये जो स्पेशली यूएस है जो चीफ पैट्रन है इसराइल का, और रशिया जो कि ईरान का एलाई है, फ्रेंड है, मस्ट प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन मेडिएशन एंड पीस मेकिंग। तो उनको एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है, उनको सिचुएशन जब कोई एक्शन हो जाए उसके बाद नहीं, पहले से ही सोच के क्या हो सकता है, एक मेडिएशन का, बातचीत का, एक पीस मेकिंग का, शांति लाने का रोल प्ले करना है। इफ मिस्टर ट्रंप इज रियली अ मैन ऑफ पीस, अगर मिस्टर ट्रंप सही में एक मैन ऑफ पीस है, मतलब एक पीस चाहने वाले इंसान है, एज ही क्लेम्स टू बी, जैसा कि वो बताते हैं कि उनको पीस चाहिए, उनको पीस पसंद है, दिस इज हिज मोमेंट टू टेक द लीड इन रिस्टोरिंग ऑर्डर इन वेस्ट एशिया। तो ये ही मोमेंट है, ये मौका है कि वो यहाँ पे एक लीडर की तरह आगे आके यहाँ पे वेस्ट एशिया में पीस और ऑर्डर रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। टोन की बात करें तो क्रिटिकल है, क्योंकि ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है जो इसराइल ने जो अटैक किया ईरान पे, उसको डेकलेस बताया है। ठीक है, ये कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ध्यान नहीं दिया और एक इलीगल वॉर स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन आने वाला था उसकी पॉसिबिलिटी भी अब ख़त्म हो गई है। ठीक है, साथ ही कॉशनरी भी है, क्योंकि उन्होंने एक कॉशन बताया है, कॉशन किया है, वार्न किया है कि आगे और बढ़ सकता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ को, स्पेशली वो जो दोनों कंट्रीज़ के बहुत पास हैं, उनके साथ उनके रिलेशंस हैं, वो लोग आए, मेडिएशन करें और पीस मेकिंग करें। तो क्रिटिकल बस क्लॉशनरी है। ठीक है, चलिए यहाँ का सेशन ये वाला आज का आज यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका लाइक कोई सजेशन है आपका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वहाँ पे हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।